हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 11 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ये सेशन काफ़ी डिटेल में होने वाला है और हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, शिकागो कन्वेंशन, इसका संबंध जो है वो किस चीज़ से है। आपको बताना है कि जो शिकागो कन्वेंशन है वो बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करेगा अगर आपको इसका आंसर मालूम है, वरना हमारी जो टीम है वो आपको इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर देगी। आप इस सवाल का जवाब जो है पूछ सकते हैं। 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर तोड़ा है। तो ऑन बिकमिंग द इंडियाज लार्जेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑन द जून 10, 2026, विच प्राइम मिनिस्टर record of 4,398 continuous days in office did नरेंद्र मोदी सरपास। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो वो अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे और उनका जो रिकॉर्ड था वो था 4,398 दिनों का। तो उनके रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया है मोदी जी ने। तो अब मोदी जी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है पीएम कहलाए जाएंगे। अब ये एक बड़ा मायने क्यों इसलिए भी रखता है क्योंकि काफ़ी टाइम से और ये प्रधानमंत्री हैं। 26 मई 2014 को इन्होंने पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को जो है संभाला था और आज के समय में 4,398 दिनों का कॉन्टिन्यूस जो इनका कार्यकाल था उसको इन्होंने आगे सरपास कर दिया है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से इस मामले में आगे यहाँ पर निकल चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले जनरल इलेक्शंस हैं वो आपके 1952 से 1964 के बीच में जो कार्यकाल था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में ये था और जो पहले जो जनरल इलेक्शन थे वो 1952 में हुए थे। तो ये जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हाईएस्ट रिकॉर्ड आपसे पूछा सकता है और ये भी पूछा सकता है कि मोदी जी जो है किस डेट को प्रधानमंत्री बने थे, इनका टेन्योर कब स्टार्ट हुआ था। तो जो इनका टेन्योर है वो स्टार्ट हुआ था 26 मई 2014 को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहते हैं और आप इनको तभी बना सकते हैं जब आप ये डिटेल भी हमारे साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। Who has been named the mission commander for the Artemis 3rd mission? आपसे पूछा गया है कि जो आर्टेमिस 3 मिशन है इसके लिए मिशन कमांडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो ये आपको बताना चाहूँगा कि नासा का एक मिशन है और नासा ने जो आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनकी टीम को यहाँ पर सेलेक्ट किया है और इस मिशन को जो है एज अ मिशन कमांडर के तौर पर जो रैंडी ब्रेंसनिक हैं ये यहाँ पर संभालेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि नासा जो है 2027 में एक अपना मिशन लॉन्च करने वाला है आर्टेमिस 3। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि चांद पर जो मून पर ये जाना है इनको और वहाँ पर जाकर जो लैंडर्स हैं उसका इनको इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं ओरायन जो है वो कैप्सूल में जाएंगे। जो ओरायन इनका कैप्सूल होता है, अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा था कि ओशियन में एक ओरायन कैप्सूल गिरता है, उसमें से वो लोग निकल कर आते हैं जो लोग स्पेस में गए हुए थे। तो ये ओरायन कैप्सूल में जाएंगे और अंतरिक्ष में ही जो स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के जो यान हैं उनके साथ जुड़कर जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है उसके इन्वेस्टिगेशन ये करेंगे। तो ये मिशन जो है 2028 में होने वाले ऐतिहासिक जो चांद की लैंडिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले से ही जो नासा है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि जो मिशन आर्टेमिस है वो किसका है। तो पहले तो ये नासा का है और इसका लॉन्च का समय है वो साल 2027 के अंत में है। और इस अंतरिक्ष यान की अगर बात की जाए तो जो ओरियन कैप्सूल है और जो स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट है तो उससे जो है एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जो स्पेस में यहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक तो स्टारशिप है और ब्लू ओरिजिन मून। तो ये दोनों जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व इस बार किया गया है। ठीक है, और इस क्रू में कौन कौन लोग जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कमांडर है इनका नाम है रैंडी ब्रेसिंग्स, ये अमेरिका से हैं और एक इनके पायलट होंगे जिनका नाम है लूका परमिताओ।
तो लुका परमिताओ जो हैं ये इटली से हैं, और इस मिशन के एक स्पेशलिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रैंक रूबियो, ये अमेरिका से हैं, और आंद्रे डगलस ये भी अमेरिका से हैं। तो इन लोगों की जो टीम है वो यहाँ पर जाने वाली है। अच्छा, कितने समय ये वहाँ पर रुकेंगे? तो 2 हफ्ते का जो मिशन है इसकी वहाँ पर ड्यूरेशन है। तो ये चीज़ आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार आपने एक टर्म देखा होगा जब आप इस तरीके के आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो डॉकिंग आएगा। डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग का मतलब होता है कि जब स्पेस में 2 अलग अलग जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं आपस में जब वो जुड़ जाते हैं तो उसे डॉकिंग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 ट्रेन के डिब्बे नहीं आपस में जब जुड़ते हैं तो उसको भी डॉकिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और भी है, ये लो अर्थ ऑर्बिट ये क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी जब टर्म्स होती हैं हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ आती है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है कि जो अर्थ है इसके सबसे करीब, सबसे जो नियर बाई जो हमारा स्पेस है, तो इसकी जो कक्षा है ना जहाँ ज़्यादातर सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट जो है बोलते हैं, ठीक है। PMSMA के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कौन सा स्मारक सिक्का जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है? विच commemorative coin was released to mark the 10-year milestone of the PMSMA। तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान जिसको बोलते हैं PMSMA, तो इसने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, और इस उपलक्ष्य में जो है 75 रुपीज़ का कॉइन जो है वो यहाँ पर जारी किया गया, ठीक है। अब देखा जाए तो ये जो PMSMA योजना है ये है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है तो इसने अपनी जो सुरक्षित मातृत्व की सेवा है उसमें 10 साल अभी अपने पूरे किए हैं। और इस योजना में क्या होता है कि हर महीने की 9 तारीख को जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है इनको फ्री और जो अच्छी हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक स्कीम होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंतर्गत में आती है। इसको जो लॉन्च किया गया था ये बेसिकली लॉन्च हुई थी आपकी 9 जून को, ठीक है। 9 जून 2016 को इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया था, फाइन। तो ये इसकी डेट है, इसने 10 साल अपने अभी कंप्लीट किए हैं और 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर आता है तो 9 तारीख को जो हर एक मंथ में, तो उसमें क्या होता है इनके पास एक फ्री कॉस्ट ऑफ द ऑल मतलब इनको एक इन्होंने क्वालिटी एनेटल जो केयर है ना वो इनके लिए दी जाती है, ठीक है। तो इसमें इनका एक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रहती हैं जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनको हेल्थ चेकअप्स वगैरह और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें रहती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 9 जून 2016 को इसको शुरू किया गया था और इसमें लगभग जो बेनिफिट्स हैं वो 7.5 करोड़ से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो यहाँ पर इसका लाभ जो है वो अब तक ले चुकी हैं। और इसका मकसद यही है कि भारत में जो MMR है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस यहाँ पर करना, क्योंकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये जो है ड्रॉप तभी हो सकता है जब एक अच्छी स्क्रीनिंग हो और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को इनको टाइम टू टाइम इनकी स्क्रीनिंग हो और इनको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने 75 रुपीज़ का एक कॉइन है वो भी यहाँ पर किया है और 5 रुपये का जो डॉक टिकट है वो भी यहाँ पर रिलीज़ किया गया, क्योंकि ये एक बड़ा माइलस्टोन है और ये आपसे पूछा सकता है कि कौन सी योजना के लिए ये कितने रुपीज़ का कॉइन जारी किया गया या फिर कितने रुपीज़ का स्टाम्प जो पोस्टल स्टाम्प है वो यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। 2026 में 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा आ रहा है कि वेयर इज़ द 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग हेल्ड इन 2026। आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत है वो चेयरशिप जो है इसको करने वाला है इंदौर में, एक बहुत बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस है और जो मीटिंग है वो यहाँ पर शुरू हुई है। तो कहाँ पर है ये? इंदौर में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि एक 5 डेज़ का कार्यक्रम है जिसमें 21 अलग अलग देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, जो ऑफिसर्स हैं इनके साथ में बैठेंगे और जो कृषि की समस्या है उसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो बस इसके लिए वेन्यू आपसे पूछा सकता है वो कहाँ पर होने वाला है। तो ये जो 12 और 13 जून को होने वाली ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक है इसके लिए जो है एक स्पेस यहाँ पर है और इसमें जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट जो खेती और किसानों के वेलफेयर के लिए और जो आपस में जो ट्रेड है जैसे ज़रूरी विषयों पर चर्चा है वो यहाँ पर होने वाली है, ठीक है।
तो जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स की बैठक यहाँ पर ये हो रही है, ठीक है। तो प्लेस आपसे पूछा सकता है, इंदौर है ये। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप AWG की जो बैठक है ये कहाँ पर है, इंदौर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि प्लेस इनका कौन सा यहाँ पर है। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले BWG रामजी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया है कि जो पहले मनरेगा था उसका नाम चेंज करके BBG रामजी कर दिया है। और ये जो BBG रामजी एक्ट है ये 2025 है, और इसमें क्या होगा कि जो पुरानी मनरेगा है जो 2005 में आई थी उसकी जगह अब 1 जुलाई 2026 से पूरे भारत में लागू हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि रोज़गार देने की गारंटी जो है वो 125 दिनों की यहाँ पर कर दी गई। मतलब पहले 100 दिन होता था, तो अब जो है इसको 125 दिन यहाँ पर कर दिया गया है। और ये योजना जो है अलग अलग गांव की जो सड़कें बन रही हैं, जल सुरक्षा है, पर्यावरण सुधार जैसे काम है वो भी यहाँ पर किए जाएंगे। तो पूरी जो व्यवस्था है वो डिजिटल होगी और पैसे का लेन देन जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के थ्रू यहाँ पर होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिनों का रोज़गार यहाँ पर है। तो अब जो है ये रोज़गार आपका 125 डेज़ का यहाँ पर है, ठीक है। पहले ये 100 दिनों का था मनरेगा में, फाइन। और अभी सब कुछ जो है विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए हो रहा है, क्योंकि 100 साल जो है भारत की आज़ादी के 2047 में यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BBG रामजी एक्ट, ठीक है, 2025। तो ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव होगा जो कि पूरे नेशन वाइड में रोल्ड आउट हो जाएगा। 1 जुलाई 2026 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखेंगे कि 2026-27 में जो बजट है वो भी यहाँ पर इसके लिए था 95,692 करोड़, ठीक है। तो ये जो एलोकेशन है, एंट्रीम एलोकेशन, वो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कितना यहाँ पर किया गया था। तो ये अमाउंट यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मेटा ने अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड मेटा हैव अनाउंस्ड टू सेट अप देयर फर्स्ट AI इनेबल्ड डेटा सेंटर इन विच सिटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मेटा जो है जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, तो इसने जो है एक AI सक्षम डेटा सेंटर जो है बनाने का फैसला किया है। ये जो सेंटर है वो गुजरात के जामनगर में बनने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि AI का जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से इसको इको फ्रेंडली डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि ये रिलायंस और मेटा दोनों मिलकर 168 मेगावाट की क्षमता वाला एक विशाल जो डेटा सेंटर उसको यहाँ पर ये लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर, और ये प्रोजेक्ट जो है डिलीवर्ड हो जाएगा विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल में इसको पूरा किया जाएगा। और ये जो सेंटर है वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सौर ऊर्जा जो है उससे चलेगा। तो इसमें समुद्र के खारे पानी को साफ़ करके कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मीठे पानी की बर्बादी यहाँ पर ना हो। तो ये जो डेस्टिनेटेड सी वाटर है तो इसको ये लोग यूज़ करेंगे ताकि जो फ्रेश वाटर यूजेस है उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आने वाले समय में जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो 2020 में आप देखेंगे कि जो जियो प्लेटफॉर्म्स में लगभग $5.7 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो मेटा ने ऑलरेडी किया है। तो ये इनका बड़ा एक डेटा है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मेटा प्लेटफॉर्म्स इन दोनों की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के साथ में जो AI इनेबल डेटा सेंटर जो है ये जामनगर गुजरात में बनने वाला है, ठीक है। जून 2026 में जारी नवीनतम ICC टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है। तो आपसे पूछा गया है कि ICC हु हैज़ रीगेन द नंबर 1 पोजीशन इन द लेटेस्ट ICC टेस्ट बैटिंग रैंकिंग्स रिलीज इन जून 2026। तो इसमें जो हैरी ब्रूक है इनका नाम आता है। अभी ICC की जो बड़ी टेस्ट रेटिंग्स आई है तो उसमें नंबर 1 पोजीशन के लिए बड़े बदलाव हुए हैं। और जो इंग्लैंड के हैरी ब्रूक हैं ये फिर से जो है दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। अब इन्होंने अपने साथी खिलाड़ी जो थे जो रूट इनको इन्होंने पीछे छोड़ा है। अच्छा, भारत के जो सुमन गिल है इनका थोड़ा सा ओहदा अभी ऊपर बढ़ा हुआ है और ये 2 पायदान ऊपर चढ़कर जो है 8th में पहुंच चुके हैं रैंकिंग की अगर हम बात करी जाए, ठीक है। क्योंकि अभी इन्होंने
थोड़ा सी अच्छी परफॉर्मेंस दी अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हो रहा है उसमें भी इन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई, तो इस वजह से जो है इनका डेटा थोड़ा सा ठीक चल रहा है। जो रूट की अभी पारी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से जो है वो तीसरे स्थान पर आ गए, और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेविस हेड हैं वो दूसरे पोजीशन पर हैं। तो फर्स्ट पर कौन है, इनका नाम आपसे पूछा जाता है, हैरी ब्रूक है, ठीक है। तो हैरी ब्रूक फर्स्ट पर होंगे, और सेकंड पर जो है ट्रेविस हेड है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ये इनकी सेकंड पोजीशन यहाँ पर रहेगी ट्रेविस हेड की, नंबर 2, और ये अपने फर्स्ट और थर्ड जो रूट है, ठीक है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। और शुभमन गिल जो है वो 8th रैंकिंग पे यहाँ पर है। In financial year 2025-26, India's total export goods and services reached a record level of how many billion US डॉलर। तो आपसे कहा गया है कि जो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर ये पहुंच गया है। तो भारत का जो कुल एक्सपोर्ट है, मतलब जो सेवाएं और सामान हम दूसरे देशों को बेचते हैं, तो वो अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, और ये हो चुका है 863 बिलियन US डॉलर, ठीक है। क्योंकि 2014-15 में ये जो आंकड़ा था वो बहुत कम था, लगभग आप देखेंगे 468 का हुआ करता था, ठीक है। बट आज के समय में जो ये आंकड़ा है वो काफ़ी ऊपर है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो है 863 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है इसके रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी दो पावरफुल चीज़ें निकल कर आई हैं, जिसमें IT और AI। तो ये हम लोग अपनी जो सर्विसेज हैं वो हम बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं, और भारत का जो कुल ये निर्यात है वो यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है। तो इसमें क्या हुआ कि पिछले 12 सालों में भारत ने काफ़ी कुछ अपडेट अपने आप को किया है, और पहले जो 158 बिलियन डॉलर से बढ़कर 421 बिलियन डॉलर जो है ये हमारी सर्विसेज अकेले हो चुकी हैं यहाँ पर, और वहीं पर अगर आप मर्चेंटाइज देखेंगे तो ये 400 बिलियन डॉलर तक ये भी पहुँच चुका है। तो हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट है और जो मर्चेंडाइज है, इन दोनों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। और ये जो देखोगे अगर आप CAGR वो पिछले 12 वर्षों में कुल 5.7% है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन में छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से आते हैं, इसलिए आप जब PDF को रीड करें तो बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ें। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में इन्होंने जो विनिमय है इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है, और जो विनिमय है ये एक नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च जो है वो इन्होंने किया है। इसका काम क्या होगा, भारत के सभी जो लैंड पोर्ट्स हैं, मतलब कि सीमा के रास्ते से जो व्यापार वहाँ पर होता है, इसके काम को आधुनिक और ऑनलाइन जो है बनाना है यहाँ पर। अब सीमा भी बिल्कुल वैसी ही डिजिटल सिस्टम होगा जैसे एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि जो विनिमय इन्होंने लॉन्च किया है ये एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, और इस पर क्या होगा कि सारा डेटा आएगा जो सीमा पर व्यापार आपका हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। और आप देखेंगे कि जो BSF है, कस्टम्स है, और जो अदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको एक साथ ये इंटीग्रेट करेगा। तो जिससे क्या होगा कि फाइलिंग का काम जो है वो 90% तक जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो जहाँ पर टाइम लगता था तो पेपर वर्क में रिडक्शन देखने को मिलेगा, और जो ट्रेड है, जो बिज़नेस डील हो रहा है, वो 40 to 60% तक यहाँ पर एक्सलेट होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और अभी जो है भारत में 15 लैंड पोर्ट्स हैं जिनको बढ़ाकर जो है 11 और बढ़ा दिए जाएंगे। तो पहले अभी 15 ऑपरेशनल है, तो अब ये आंकड़ा जो है आने वाले समय में 26 हो जाएगा। तो मतलब अभी भारत में 15 लैंड पोर्ट्स हैं जिन्हें बढ़ाकर जो है 26 करने की योजना है। और ये जो पहल है वो स्मार्ट बॉर्डर जो है उस की तरफ एक इन्होंने अपना कदम बढ़ाया हुआ है। तो ये जो इनका विज़न है स्मार्ट बॉर्डर्स, तो उसमें ये लोग जो है नंबर ऑफ़ ऑपरेशनल लैंड पोर्ट्स को इंक्रीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर रहेगी। 11 अब नए बनेंगे, तो अभी 15 हैं, तो ये भी टोटल 26 हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि जो इनका व्यापार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। 5,000 करोड़ जो है वो 2014 में था, उससे बढ़कर जो आज के समय में वो है 83,000 करोड़ का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि जो लैंड पोर्ट्स हैं ये हैं क्या, ठीक है। तो देखो लैंड पोर्ट्स में तो क्लियरली यही चीज़ है कि
एक ऐसी जगह जहाँ पर दो अलग अलग जगह के बीच में एक सड़क या रेल के रास्ते जो है सामान और लोगों का आना जाना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग लैंड पोर्ट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना। ओके, यूपीआई ने कितने बिलियन ट्रांजैक्शन का जो ऐतिहासिक आंकड़ा है वो यहाँ पर पार किया है? यूपीआई क्रॉस्ड विच हिस्ट्रिक माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ द मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। तो ये 23.2 बिलियन का जो ऐतिहासिक आंकड़ा है वो यहाँ पर पार किया गया है। और मई 2026 में जो यूपीआई के जरिए 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहाँ पर किए गए, जिनकी वैल्यू लगभग 29.9 ट्रिलियन, मतलब कि लगभग 29.9 लाख करोड़ रुपए जो है उतनी रही है। और ये रिकॉर्ड जो है वो गर्मी के सीज़न में आप देखोगे, जैसे कि लोगों ने ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा किया है, आईपीएल की एक्टिविटीज़ काफ़ी हुई, और जो छोटे मोटे दुकानदारों से यूपीआई के ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान लिए गए, तो इसके कारण ये आंकड़ा आया हुआ है। तो भारत की जो डिजिटल जो इकॉनमी है उसमें ये एक तरीके से पूरा बैकबोन का काम कर रहा है यूपीआई, और आंकड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। अगर देखा जाए कि लगभग जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं वो नियर अबाउट 737 से 748 मिलियन जो है, इतने ट्रांजैक्शंस डेली यहाँ पर होते हैं। अच्छा, जो यूपीआई है जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, इसकी जो बॉडी है वो कौन सी, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको कौन मैनेज करता है, ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती हैं। तो कौन यूपीआई को जो है मॉनिटर कर रहा है, किसके अंडर कंट्रोल में यूपीआई जो है काम करता है। हाल ही में टेक्सटाइल के लिए पीएलआई योजना के तीसरे दौर में कितनी नई कंपनियों को मंजूरी यहाँ पर दी गई है? हाउ मेनी न्यू एप्लीकेंट्स वर अप्रूव्ड अंडर द राउंड 3 ऑफ द पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल रिसेंटली। तो भारत सरकार ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना का जो तीसरा राउंड है, इसमें 22 नई कंपनियों को मंजूरी यहाँ पर दी है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अच्छी किस्म के कपड़े हैं और जो अलग अलग जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं उनको यहाँ पर बनाया जाए। तो इसमें जो 22 नए एप्लीकेंट्स हैं उनको यहाँ पर जगह मिली है, और इसमें यही कहा जा रहा है कि जो मैन मेड फाइबर है, एमएमएफ अपैरल और एमएमएफ फैब्रिक्स हैं, और जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं इनको जो है आगे इनकरेज किया जाए, डिज़ाइन किया जाए। तो यही एक स्ट्रेटजिक मूव है जिसमें 22 नए एप्लीकेंट जो हैं उनको यहाँ पर अनाउंस यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि ना फॉरेन में ज़्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, वहाँ से चीज़ें आ रही हैं, तो विदेशों से जो सामान मंगाना है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि हम थोड़े से डॉलर को इन्वेस्ट कम करें, ज़्यादातर इंडिया में ही चीज़ों को ग्रो करें, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, वो चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर रहनी चाहिए। तो अभी जो पीएलआई इनकी स्कीम है, तो इसमें अब टोटल जो है इनकी 96 जो कंपनीज़ हैं, आप ऐसे समझ लें, तो ये यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, और 22 नई कंपनियाँ लगभग 2339 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाली हैं। तो टोटल जो है वो 96 हो गई हैं। तो जिससे जो इनका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है वो पहुँच चुका है 15,561.34 करोड़ का कारोबार जो है ये प्रोजेक्टेड टर्नओवर है कि ये होने की हमारी उम्मीद है। और 36,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। और कुल मिलाकर जो है भारत का जो टेक्सटाइल जो में एक तरीके से इंडस्ट्री है, इसको यहाँ पर बूस्ट किया जाएगा और आत्मनिर्भर बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर डेटा फॉर्मेट में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो रहेंगी। तो इस जो डेटा को मैंने यहाँ पर शो कर रखा है इसको आप लोग नोट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बिस्टा नामक भारत की पहला जो स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून है, ये किसने यहाँ पर लॉन्च किया है? तो हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर प्रेशर बैलून एसपीबी नेम्ड बिस्टा इन मई 2026। एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा, इंडिजीनियस का मतलब होता है कि स्वदेशी। तो एक रेड बैलून एरोस्पेस है, ये विजयवाड़ा की एक स्टार्टअप कंपनी रेड बैलून एरोस्पेस, इसने भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर बनाया है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम जो रखा गया है बिस्टा, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लें
कि ये जो प्लेटफॉर्म का नाम है विस्टा, ये आपसे पूछा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है आने वाले समय में इंटरनेट और जो आप देखेंगे अलग अलग डिजास्टर्स हैं उन पर निगरानी करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो होगा क्या कि विस्टा एक ऐसा बड़ा सा बलून गुब्बारा टाइप का होगा जो बहुत ऊंचाई पर लंबे समय तक रुक सकता है और इसे नियर स्पेस तक जो है नियर स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सैटेलाइट से बहुत सस्ता होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल जो है टेलीकम्युनिकेशंस और धरती को ऊपर से देखने के लिए करते हैं। तो इससे पहले जो है इस मिशन में कई ज़रूरी कॉमर्शियल पेलोड जो है इनको सफलतापूर्वक 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँचाया गया है। ठीक है, स्टार्टअप का नाम है रेड बैलून एरोस्पेस। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये पूछेंगे कि सुपर प्रेशर बैलून क्या होता है। तो ये एक तरीके का गुब्बारा है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हवा के दबाव को झेलने के लिए बनाया जाता है ताकि ये बिना फटे लंबे समय तक जो है उड़ सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए कितने GNSS जैमर खरीदने का अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हाउ मेनी GNSS जैमर्स हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्ट बीन साइंड फॉर टू बी प्रोक्योर्ड फॉर द इंडियन नेवी। तो अभी जो हमारे यहाँ का डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए 20 खास नए GNSS जो जैमर्स हैं उनको ख़रीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर साइन किया है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेंगलुरु की एक कंपनी है, इसका नाम है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इसका नाम आपको पता करना है, एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है, तो इसके साथ में हुआ है। और ये जो 20 इन्हांस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको बोलते हैं GNSS जैमर्स, तो इनको इंडियन नेवीज़ को दिया जाएगा। और इसके लिए जो आउटले है कॉन्ट्रैक्ट है वो 449 करोड़ का है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये जो जैमर्स हैं इनको जो है मिनिमम इंडिजिनियस कॉन्टैक्ट पर 75% पर जो है बेसिकली जो है किया जा रहा है। तो ये भी भारत में जो ये चीज़ें स्वदेशी बन रही हैं वो एक अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड भी है और ये चीज़ें जो है डिफेंस के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग इंडिजिनस कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएंगे तो विदेशी चीज़ों के ऊपर निर्भर कम रहेंगे। तो यही है कि इन जैमर्स को बनाने के लिए भारत में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, विच फेमस डायरेक्टर Bhartrija passed away recently, by which title was he known? प्रसिद्ध निर्देशक भारतीराजा का अभी हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपाधि से जाना जाता था। तो ये जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है इसके एक बहुत ही महान निर्देशक जो हैं अब ये नहीं रहे, जिनका नाम था भारतीराजा। तो जो तमिल सिनेमा इन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया था और इनको इयक्कूर इमायम, ठीक है, तो उसके नाम से इनको जो है जाना जाता था। मतलब ऐसे समझ लें कि जो निर्देशकों के हिमालय हैं वो इनको कहा जाता था। मतलब तमिल सिनेमा था उसमें इनको बहुत ज़्यादा जो है सुपर विख्याति मैं कह सकता हूँ वो इनको मिली थी। और इयक्कूर इमायम, ठीक है, जिसको बोलते हैं जो डायरेक्टर्स का जो हिमालय है ना वो आप समझ लें, निर्देशकों के हिमालय के रूप में इनको जाना जाता था। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे फिल्मों को स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलवा कर गाँव की असल ज़िंदगी और भावनाओं तक ये ले गए। तो मतलब इन्होंने रूट लेवल पर जो है काफ़ी चीज़ें की हैं। द एवरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स के नाम से जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे एग्जामिनेशन में तो पूछा जाएगा ही। ठीक है, और 84 ईयर्स की एज थी, चेन्नई में जो है भारतीराजा, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। और 6 बार के जो है ये नेशनल फिल्म अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कमल हसन हो गया, रजनीकांत है और श्रीदेवी जैसे बड़े सुपरस्टार्स को मौका दिया। आज के सिनेमा जो गांव की कहानी और असल भावनाओं को जो दिखाता है उसकी नींव जो है भारतीराजा ने ही रखी थी। तो ये जो कमल हसन, रजनीकांत है, श्रीदेवी, ये सब जो है इन्हीं के द्वारा लॉन्च किए गए जो है लेजेंडरी स्टार्स हैं। What is the designated time period for the small hydropower SHP development scheme recently launched by the Ministry of the New and Renewable Energy MNRE? आपसे कहा गया है कि अभी जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जिसको बोलते हैं MNRE, तो इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली में जो स्मॉल हाइड्रो पावर,
ठीक है। तो इस पर इन्होंने एक अभी जो वर्कशॉप काइंड ऑफ है उसको इन्होंने आयोजन किया। तो इसका इनका पूरा यही है कि प्लान की जो भारत में उन जगह पर बिजली पहुंचाना जहां पर बड़े बड़े प्लांट नहीं लग सकते। तो इसका जो लक्ष्य है वो अगले 5 सालों में इन्होंने काफ़ी कुछ रखा है। तो अभी जो इसकी टाइम पीरियड है वो 2026 से 2031 है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 1500 मेगावाट जो बिजली है वो यहाँ पर उत्पादन क्षमता बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये एक नेशनल वर्कशॉप थी स्मॉल हाइड्रो पावर SHP डेवलपमेंट न्यू दिल्ली पर। तो ये की किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE इनके द्वारा यहाँ पर की गई है, ठीक है। और इसमें अगले 5 सालों में 2026-27 से लेकर 2030-31, ठीक है, तो उसमें जो है इसमें जो प्रोडक्शन है कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी इन्हांस करना और 1500 मेगावाट तक की क्षमता जो है वो बिजली उत्पादन करने के लिए जो है आगे बढ़ना, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत में जो छोटी छोटी नदियाँ और जो जलधाराएँ हैं इनसे बिजली पैदा करने की बहुत बड़ी क्षमता है, वो आपकी अभी जो है 21 गीगावाट है, ठीक है। तो ये भी फैक्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस है 2026-27 से 2030-31, तो इसके तहत जो है पहाड़ी इलाके और जो दूर दराज के इलाके हैं तो यहाँ पर 1500 मेगावाट की नई क्षमता जो है वो यहाँ पर जोड़ी जाएगी। और इसमें जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इस कार्यक्रम को लागू यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी कि किसके द्वारा होगा। तो ये जो आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है तो उसके द्वारा जो है इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा ताकि जो भी चीज़ हो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये जो SECI है विल एक्ट एज द नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर भी काम करेगा, ठीक है। हाल ही में इजी कनेक्ट मॉडल के तहत भारत का पहला शहर कौन सा बना हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रिसेंटली विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट अंडर द इजी कनेक्ट मॉडल इन इंडिया। तो आपको बताना चाहूँगा ये जो सिटी है वो बनारस बना है। तो जो हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ द सिविल एविएशन है जिनका नाम है नागरिक उड्डयन मंत्री श्री मोहन नायडू, तो इन्होंने बनारस को इजी कनेक्ट सुविधा वाला पहला शहर जो है वो यहाँ पर घोषित कर दिया है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो इजी कनेक्ट सिटी है वो कौन सा है एविएशन मॉडल पर, तो ये है बनारस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो नई सुविधा है इसका मतलब ये होगा कि जो बनारस अगर आप जा रहे हो तो जो छोटे शहरों के यात्री हैं वो अपने घर के एयरपोर्ट से ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जो सारी कागजाई कार्रवाई है ना वो यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जो बनारस के जो लोग होंगे आसपास के तो वो क्या करेंगे अपने घर के जो उनका लोकल लेवल पर जो एयरपोर्ट है वहीं से ही वो अपने इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे हैं उसकी सारी फैसिलिटीज रहेंगी। इसीलिए हम लोग ईजी कनेक्ट जो एविएशन मॉडल है इसको यहाँ पर ऑप्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये नहीं कि अब आपको दिल्ली, अब आपको सपोज कर लो कि अमेरिका जाना है, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि दिल्ली आओ, दिल्ली पर आकर सारी कागजी कार्रवाई होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बनारस में ही ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी और आपको दिल्ली में जाकर ज़्यादा लाइनअप नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से जैसे कि सामान की चेकिंग होना, इमिग्रेशन होना, इसके लिए दोबारा से लाइन नहीं लगेगी, एक बार आप करवा लो दैट्स इट और सब कुछ आपका एक बार में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, हब एंड स्पोक जो स्ट्रेटजी उस पर काम कर रही है, ठीक है। मतलब अब बनारस से यात्री अपना बैग चेकिंग करेंगे और इमिग्रेशन पूरा करेंगे और फिर जो है दिल्ली पहुँच केवल 4 घंटे के अंदर जो है वो अपने जो इनका इंटरनेशनल जो ट्रैवल होगा ऐसे लंदन, सिंगापुर, दुबई ऐसी यात्राओं को ये ट्रैवल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेवा की जो शुरुआत है वो 25 जून 2026 से यहाँ पर होने जा रही है, ठीक है। Which organization has introduced technology driven initiatives for the highway maintenance। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव हेतु एक तकनीकी आधारित पहल किस संस्था ने शुरू यहाँ पर की है। तो जो NHAI है तो इन्होंने क्या करा है कि जो अब आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की जो भी बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं तो इनकी देखभाल करने का जो है एक तरीका जो है वो यहाँ पर बदल दिया है और इसमें जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर होगी। तो पहले क्या होता था कि जो रोड्स हैं इनकी मरम्मत करने के लिए ज़्यादातर जो है
लोग इंसान वहाँ पर लगे रहते थे और पुराने तरीके से रोड रिपेयर होती थी। अब क्या है कि मशीनीकृत जो पूरा मैकेनिकल थिंग्स हैं वो यहाँ पर ऑपरेट होंगी और ऑटोमेटेड जो है वो चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल की जाएंगी, जिससे कि रोड्स जो है वो यहाँ पर जो है फर्दर जो है प्रोसेस्ड हो सकें। ठीक है, तो ज़्यादातर पहले सड़कों की मरम्मत करने के लिए ज़्यादातर लोग लगाए जाते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स को लगाएंगे। तो इसका मेन एम ये है कि लंबे समय तक जो है रोड्स को बना के रखना और टाइमली रिपेयर हो जाना। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह इसी वजह से हो जाते हैं। तो ये इस इनिशिएटिव में जो ड्रेनेज मेंटेनेंस है वो होगा, ठीक है, और जो पोर्टल रिपेयर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे और जो स्वीपिंग है मैकेनाइज्ड होगी यहाँ पर, तो रोड्स की जो मेंटेनेंस है वो भी बेहतर यहाँ पर रहेगी। ठीक है, हौसलों की उड़ान 2026-27 योजना का कुल बजट कितना निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर द हौसलों की उड़ान 2026-27 स्कीम। तो दिल्ली सरकार ने जो यूथ हैं इनकी जो प्रतिभा होती है इसको निखारने के लिए हौसलों की उड़ान 2026-27 में एक नई योजना इन्होंने शुरू की है। तो इस योजना का मेन मकसद ये है कि जो दिल्ली के यूथ हैं इनको अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एक बड़ा मंच देना, और इसके लिए 10 करोड़ का जो अमाउंट है वो इन्होंने आउटले यहाँ पर रखा है। और इस योजना में केवल आप देखें जो यूथ हैं इनको सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितना इसके लिए फाइनेंशियल आउटले यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, जून 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता एलओपी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इन जून 2026। तो इनका नाम है रीता वत्र बनर्जी। तो इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस के जो रीता वत्र बनर्जी हैं इनको अपॉइंट किया गया है एलओपी। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए टीएमसी ने जो है आगे एक्शन भी लिया है। उनका कहना है कि भाई ये गलत हो रहा है और कलकत्ता हाईकोर्ट जो है मूव कर चुके हैं वो इसके लिए। ठीक है, और जो ये रीता वत्र बनर्जी हैं इनका ये कहना है कि मेरे पास काफ़ी सारे जो एमएलएज हैं इनका मुझे समर्थन प्राप्त है, 60 से ज़्यादा जो वहाँ के बागी विधायक हैं उनका समर्थन इनको प्राप्त है। तो इसलिए जो है इनको अलग से एक विधायक दल के रूप में मान्यता देने के लिए जो स्पीकर है उन्होंने कर दिया है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इनको नियुक्त कर दिया है। तो ममता बनर्जी चाहकर भी अपने मनपसंद का कोई बंदा नहीं ला पा रही हैं। आप देख रहे हैं कि टीएमसी में जो इनके एमएलए हैं उनके बीच में भी टूट चल रही है और जो एमपीज़ हैं वो भी 20 बागी एमपी जो है वो दूसरी जगह हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से जो टीएमसी है वो अब ढह चुकी है। ये 5 क्वेश्चंस लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछे थे। आई होप आप इनका आंसर सही दिया था। बहुत लोगों ने, काफ़ी अच्छा रहा और आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स। और ये 5 क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूँ आप लोग दोबारा से जो है इन आंसर्स को दें। तो 5 क्वेश्चंस मैं डेली आपसे पूछता हूँ हर एक करंट अफेयर्स के सेशन में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। और पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। डेली, वीकली, मंथली सारी पीडीएफ्स एक ही प्लेस पर अवेलेबल रहती हैं। तो आप फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लें। और अगर कोई भी डाउट आता है करंट अफेयर्स फंडा ऐप से रिलेटेड आपका, तो 8448169188 इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी जो टीम है वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। दूसरी चीज़ क्या है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोर्स की जो एनुअल लेवल पर पूरा आपको 1 साल तक का करंट अफेयर्स मिलता है। ये ₹1 पर डे के बराबर है। लगभग 300 कुछ रुपीज़ आपको खर्च करने होंगे, जिसमें आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलते ही हैं और इनसे आप अपनी अच्छी रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून। और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।